हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस क्लास में हमने काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आज हम कुछ और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और उसके बाद हम देखेंगे राइबोसोम्स। तो कुछ हमारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर बच गए थे, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये कौन सी प्रोसेस है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है। और साथ में हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। और उसके बाद हम छोटा सा टॉपिक हमारा बच जाएगा जो है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है और आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है। तो ये कुछ टॉपिक्स हमारे बच गए थे, तो आज इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और अच्छे से हम समझेंगे और इस चैप्टर को अच्छी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेल ऑर्गेनल है और वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक डबल मेम्ब्रेनस यहाँ पर सेल ऑर्गेनल है। सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए कि ये एक सेल ऑर्गेनल है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है कि ये एक सेल ऑर्गेनल है और एक किस तरह का सेल ऑर्गेनल है। ये डबल वॉल्ड या फिर डबल मेम्ब्रेनस है। यहाँ पर दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी हमने आपको बताया था कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स में सिंगल मेम्ब्रेन होती है और कुछ सेल ऑर्गेनल्स में क्या होता है कि डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा था कि कुछ सेल ऑर्गन्स में सिंगल मेम्ब्रेन होती है और कुछ सेल ऑर्गेनल्स में डबल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। मतलब कि यहाँ पर दो तरह की मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन होगी और उसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होगी। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर भी बनाकर देखेंगे और बहुत ही एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको जो आपको हमेशा के लिए याद रहे। बहुत ही सिंपल सा इजीएस्ट हम यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये डबल मेम्ब्रेनस एक सेल ऑर्गेनल है और ये साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कैसी साइट है? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मतलब कि रेस्पिरेशन में जो दो तरह की प्रोसेस होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वहां पर जो ग्लूकोज है वो किस में टूटेगा, वो किसकी प्रेजेंस में टूट जाएगा, वहां पर उसका ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और एनारोबिक में क्या होगा कि वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि यहाँ पर क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर एटीपी रिलीज होती है, रिलीजेस एटीपी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या है? एटीपी इज एनर्जी करेंसी। यानी कि एक तरह से जैसे हमारी इंडियन करेंसी रुपी है, तो उसी तरह से सेल्स की क्या एक करेंसी है। उसी तरह सेल्स की क्या करेंसी कहलाएगी? एटीपी। तो हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी होती है वो किस में मेजर की जाती है? एटीपी के फॉर्म में मेजर की जाती है। और इसके बारे में आप हायर क्लासेस में और अच्छे से समझेंगे और अच्छी तरह से देखेंगे। तो यहाँ पर एक बेसिक सा आपको यहाँ पर आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है? साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को और हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर जो है तो एटीपी रिलीज हो रही है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। और इस तरह से हम इसे बोलेंगे कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि इसके पास खुद का डीएनए मॉलिक्यूल है, खुद के यहाँ पर इस पे राइबोसोम्स है, खुद यहाँ पर इसके अपने राइबोसोम्स हैं और यहाँ पर कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सबसे इसकी एक स्पेशल बात हो गई, ये इसकी एक अच्छी बात हो गई। और यहाँ पर जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? ये फोल्ड की तरह होती है। यहाँ पर अंदर जो है यहाँ पर फोल्ड्स बने रहते हैं, डीप इवन फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। एक यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम से देखें माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम को, तो ये हमने एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर बनाया। अब जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर हम इसकी इनर मेम्ब्रेन बना रहे हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स देख रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे क्रिस्टे। ये जो आप यहाँ पर फोल्डिंग देख रहे हैं, इसे हम बोलेंगे क्रिस्टे।
क्रिस्टे, इसे हम बोलेंगे क्रिस्टे। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि ये जो इनर मेम्ब्रेन हमने रेड कलर से बनाई है, इसकी फोल्डिंग्स को हम बोलेंगे क्रिस्टे, और ये जो बाहर वाली लेयर है इसे हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। तो क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस है, इसलिए यहाँ पर हमने दो मेम्ब्रेन्स यहाँ पर बनाई है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, और यहाँ पर फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि इनर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फोल्ड इसमें होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप के मोड़ लेती है अंदर की तरफ, यहाँ पर फोल्डिंग्स होती हैं और उन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टे। तो इस तरह से आपने समझा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर सेल ऑर्गेनल है, और यहाँ पर इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, एटीपी यहाँ पर बनती है। तो बहुत सारी यहाँ पर एनर्जी बनती है, और किस फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में। तो इस तरह से आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझा। अब हम प्लास्टिड्स के बारे में अच्छे से समझते हैं कि प्लास्टिड्स क्या हैं और इसके क्या क्या टाइप्स हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया और ल्यूकोप्लास्ट हो गया। तो इस सब टाइप्स के बारे में अच्छे से देखते हैं और प्लास्टिड्स को भी हम अच्छे से समझते हैं। अब हम प्लास्टिड्स के बारे में देखते हैं और समझते हैं कि प्लास्टिड्स क्या है, किस तरह के सेल ऑर्गेनल है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लास्टिड्स क्या है, और उसके बाद फिर हम इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो प्लास्टिड्स क्या है, एक क्या है, ये सेल ऑर्गेनल है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है। प्लास्टिड इज अ सेल ऑर्गेनल, और ये कहाँ पाया जाता है, ये प्लांट्स में पाया जाता है। इसका मुख्य रूप से कहाँ ये पाया जाता है, ये प्लांट्स में पाया जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि प्लास्टिड्स आर सेल ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड एल्गी सेल्स। तो इस तरह से आपको समझना है। तो ये किस तरह का सेल ऑर्गेनल, ये डबल मेम्ब्रेनस है। ये डबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, उसी तरह प्लास्टिड्स में भी यहाँ पर दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं। तो ये किस तरह का सेल ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेनस है। प्लांट्स एंड एल्गी सेल्स, ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ये प्लांट और एल्गी सेल्स में। जो प्लांट सेल्स होते हैं और जो एल्गी होती है उसमें क्या पाया जाता है, प्लास्टिड्स पाया जाता है। और इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। तो इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। और ये जो प्लास्टिड है, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। तो ये प्लास्टिड क्या करता है कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर एक तरह का प्लास्टिड है तो दूसरे तरह के प्लास्टिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कहीं पर क्लोरोप्लास्ट है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जैसे फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है कि आउटर स्किन जो उसकी होती है, तो वहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो ग्रीन कलर का होता है पिगमेंट। तो ड्यूरिंग जब फ्रूट पकता है, जब फ्रूट पकने लगता है, तो क्या होता है यहाँ पर, ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग, यहाँ पर क्या होता है कि इसको आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। जब फ्रूट पकने लगता है तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्म्स इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो इस तरह से आपने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात समझी कि क्लोरोप्लास्ट क्या है कि कन्वर्ट हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में। तो प्लास्टिड्स को समझते हैं, समराइज करते हैं कि प्लास्टिड्स क्या है, एक तरह के सेल ऑर्गेनल है। यहाँ पर दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, ये प्लांट और एल्गी के सेल्स में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर इसका खुद का डीएनए होता है, और साथ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक टाइप से दूसरे टाइप में। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है जब फ्रूट पकने लगता है। अब इसके टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर इसके टाइप्स हैं। मेनली हमें यहाँ पर तीन टाइप्स यहाँ पर पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टाइप है, जो सबसे पहला टाइप है उसे हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब कि यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि क्रोमो, तो क्रोमो मतलब हुआ, सबसे पहले देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमा यानी कलर होता है, जनरली क्रोमा मतलब कि कलर। तो ऐसे प्लास्टिड्स जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो उन्हें हम बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। तो कलर्ड प्लास्टिड, जो भी आप प्लांट्स में, लीव्स में, जो भी आप फूल, पत्ती, फ्लावर्स देखते हैं, तो वहां पर जो भी ग्रीन कलर को छोड़ करके जो भी वहां पर कलर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लू, येलो, ऑरेंज, तो ये जो कलर जो भी आप देख सकते हैं, तो ये जो कलर्स होते हैं ये कौन बनाता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, ये क्रोमोप्लास्ट लेता है। तो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही जो तरह तरह के हमें रंग बिरंगे फूल दिखते हैं वो किसकी वजह से दिखते हैं, क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझिए। अब ये यहाँ पाया जाता है जैसे कि फ्लावर्स में, फ्लावर वगैरह में जनरली बहुत सारे कलर्स के होते हैं, तो यहाँ पर
क्रोमोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि कलरफुल फ्लावर्स क्यों होते हैं। कभी आपने सोचा कि रंग बिरंगे फूल क्यों होते हैं? रंग बिरंगे फूल इसलिए होते हैं ताकि जो पॉलिनेटर्स हैं, यानी जो जिनको पॉलिनेशन करना है, तो वो क्या करें कि उन फूल पर बैठे और जिससे कि क्या हो सके, वहाँ पर वो पॉलिनेशन की प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट हो सके। तो रंग बिरंगे फूल इसीलिए हमारे नेचर में बनाए गए हैं ताकि वहाँ पर इंसेक्ट्स बैठे, पॉलिनेटर्स बैठे और वहाँ पर पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके, वो चालू हो सके। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलर्ड प्लास्टिड है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये इसलिए कलरफुल होता है ताकि पॉलिनेटर्स यहाँ पर इसको अट्रैक्ट कर सके, इंसेक्ट्स वगैरह को जो भी है तो इसलिए अट्रैक्ट कर सके, अपने पास बुला सके। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये कैसा प्लास्टिड है? ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है? यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और ये क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कि क्लोरोफिल के अंदर ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के बारे में यहाँ पर समझा कि क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और जहाँ पर सनलाइट जो है वो क्या बनाती है? फूड बनाती है। सूर्य की किरणें जो है वो फूड बनाती है। तो इस तरह से आपने समझा इस तरह से आपने समझा। क्लोरोप्लास्ट के बारे में और अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक तरह से सेल ऑर्गेनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से प्लास्टिड है और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसका काम है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में और अच्छे से हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस है। कलरलेस यानी कि इसका कलर के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ल्यूकोप्लास्ट क्या है कि भैया हम यहाँ पर कोई भी कलर यहाँ पर नहीं बनाएंगे, हमारा काम है कि सिंपल हमें यहाँ पर फूड सिंथेसिस करनी है और यहाँ पर हमें मेन रोल हमारा है कि हमें फूड स्टोर करना है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना है। तो अगर यहाँ पर प्लास्टिड क्या किया है? यहाँ पर फूड को स्टोर करना है। तो प्लास्टिड बहुत ही समझदार है। तो प्लास्टिड बहुत ही इंटेलिजेंट एक सेल ऑर्गेनल है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप्स जो है प्लास्टिड्स के, वो अलग अलग रोल उनको असाइन है। जैसे तो क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है कि ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि बहुत तरह तरह की यहाँ पर ब्यूटीफुल कलर्स जो है वो ये बनाएगा। और क्लोरोप्लास्ट क्या है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहती है और इसका काम है कि भैया मुझे तो खाना बनाना है, मतलब कि फूड प्रिपेयर करना है, भोजन बनाना है। प्लांट्स को अगर भोजन मिलेगा तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है कि हमारा काम है स्टोरेज करना। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ गई कि यहाँ पर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में ल्यूकोप्लास्ट हेल्प करेगा और बुरे वक्त में काम आएगा कि मेरे पास न्यूट्रिएंट्स रखे हैं और उन्हें आप यूज कर लीजिए। सेल को बोलेगा कि आप उसे यूज कर लीजिए। तो इस तरह से ये कलरलेस यहाँ पर प्लास्टिड है, ये कलरलेस प्लास्टिड है और ये सिंथेसाइज करता है और स्टोर करता है फूड को। ये फूड को स्टोर करता है, सिंथेसिस करता है, न्यूट्रिएंट्स को जो स्टोर करता है। तो यहाँ पर कुछ हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म्स लिखे हैं, उसको देखते हैं। अमाइलोप्लास्ट क्या है? अमाइलोप्लास्ट एक स्पेशलाइज्ड यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट है, एक स्पेशलाइज्ड ल्यूकोप्लास्ट है। यहाँ पर हम ल्यूकोप्लास्ट पढ़ रहे हैं तो ये एक स्पेशलाइज्ड ल्यूकोप्लास्ट है जो क्या करता है? वो स्टार्च को स्टोर करता है। और इलियोप्लास्ट क्या है? इलियोप्लास्ट क्या है? एक स्पेशलाइज्ड यहाँ पर कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट है, एक कलरलेस प्लास्टिड है जो क्या करता है? ये फैट्स को स्टोर करता है। और एल्यूरोप्लास्ट क्या है? ये भी एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट है, कलरलेस है और ये प्रोटीन्स को स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट को हम प्रोटीनोप्लास्ट भी कह सकते हैं। तो एक तरह से ये प्रोटीन्स को स्टोर करता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि प्लास्टिड्स क्या है। बहुत अच्छे से आपने इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा कि क्रोमोप्लास्ट क्या है और क्लोरोप्लास्ट क्या है, और साथ में आपने ल्यूकोप्लास्ट के बारे में भी अच्छी तरह से देख लिया। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सारे टाइप्स यहाँ पर देख लिए और अच्छे तरह से यहाँ पर समझ लिया कि प्लास्टिड क्या है। अब प्लास्टिड हमने अच्छी तरह से समझ लिया। साथ में यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर हमने नोट किया है कि एक अलग तरह का प्लास्टिड होता है और वो किससे मिलकर बना रहता है? वो क्लोरोप्लास्ट से मिलकर बनता है। उसके बारे में देखते हैं। जीरोंटोप्लास्ट एक बहुत ही एक अलग तरह का यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट है। जीरोंटोप्लास्ट क्या है? एक मॉडिफाइड क्लोरोप्लास्ट है। मॉडिफाइड क्लोरोप्लास्ट, ये मॉडिफाइड क्लोरोप्लास्ट है, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस हो गई तो ये जीरोंटोप्लास्ट बन गया। और ये कहाँ पाया जाता है? एजिंग प्लांट सेल्स, यानी जो भी
प्लांट सेल्स एजिंग होती है, जिसमें एजिंग की प्रोसेस होती है, वहां पर ये पाया जाता है। तो इसके बारे में हमें इतना ध्यान नहीं रखना, जियोडोप्लास्ट के बारे में हमें ध्यान नहीं रखना। ये बहुत ही एक हायर लेवल की चीजें हैं और इसको आपको ध्यान नहीं भी रख सकते हैं। अगर आपका मन हो तो इसे आप नोट कर सकते हैं, और बाकी ये सारी चीजें तो आपको अच्छे से नोट करनी है। तो आपने यहाँ तक प्लास्टिड को अच्छी तरह से समझ लिया। अब क्लोरोप्लास्ट को अच्छी तरह से समझते हैं विथ डायग्राम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म्स जैसे कि ग्रेना, स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड, इन सब टॉपिक्स के बारे में, इन सब पॉइंट्स के बारे में भी हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर अभी समझते हैं। तो अब हम एक और सेल ऑर्गेनल के बारे में देखते हैं जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का हमने अभी एक ओवरव्यू देख लिया था, थोड़ा बहुत हमने अभी तक समझ लिया था कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक क्या है कि प्लास्टिड का टाइप है। अब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में और अच्छे से सारी चीजों को देखते हैं और इसका एक प्रॉपर डायग्राम भी बनाते हैं, और काफी सारे यहाँ पर छोटे छोटे टर्म्स हैं तो उसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में आइए देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये एक तरह का सेल ऑर्गेनल है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है। और ये किसके अंदर आता है, ये किसके अंदर आता है, प्लास्टिड के अंदर आता है, जो अभी हमने डिस्कस किया। और ये प्लांट में किस कलर को देता है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। ये क्या है, एक ग्रीन कलर का प्लास्टिड है, और ये ग्रीन कलर देता है प्लांट्स में। जो भी प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो स्टेम हो गया, लीफ हो गया, और जो भी यहाँ पर प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उनमें जो भी ग्रीन कलर आप देखते हैं वो किसकी वजह से है, वो पिगमेंट की वजह से है, जो हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ग्रीन कलर देता है। और ये क्लोरोप्लास्ट किसमें इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। और यहाँ पर क्या होता है, फूड का सिंथेसिस होता है, मतलब कि यहाँ पर फूड की प्रिपरेशन होती है, भोजन का यहाँ पर उत्पादन होता है, मतलब यहाँ पर फूड जो है वो बनता है। और क्या करता है ये क्लोरोप्लास्ट, क्या करता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को ये हवा में, एटमॉस्फेयर में जो हमारे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, वो जो प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो उसका जो लेवल है ये मेंटेन करके रखता है। और इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, क्यूआरएनए एंड राइबोसोम्स। तो इसके पास भी अपना कुछ डीएनए होता है, कुछ यहाँ पर आरएनए होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पर कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्लोरोप्लास्ट के बारे में अच्छे से देख लिया। अब मैं इसका प्रॉपर और बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट का। तो ये हमने एक बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर डायग्राम बनाया, और इस डायग्राम को हम बहुत ही आसानी से बना रहे हैं। एक एक करके आप यहाँ पर वन बाय वन आप सारे डायग्राम्स को अच्छे से यहाँ पर देखिए। तो ये हमने यहाँ पर बेसिक यहाँ पर एक सेल बनाया, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर हमने यहाँ पर बनाया। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कॉइन लाइक, जो पतले पतले सिक्के जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। तो इसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं थाइलाकॉइड। इसको हम अच्छे से लेबल भी करेंगे, अच्छे से इसे हम लेबल भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं और लेबल कर लेते हैं। तो ये हम क्या बना रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन ये हमने बना दिया। और ये जो मेम्ब्रेन आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। तो ये हमने इनर मेम्ब्रेन यहाँ पर शो की। तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई और इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब सेल के अंदर हम जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं उसको अच्छे से समझते हैं। तो ये जो आप डिस्क जैसा, एक पतला सा डिस्क जैसा या फिर सिक्के जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कैसा है, ये कॉइन लाइक और डिस्क लाइक। तो ये किस तरह का है, कॉइन या फिर डिस्क जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये एक सिंगल जो स्ट्रक्चर है कॉइन का या फिर डिस्क जैसा, तो इसे हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। और ये जो आप यहाँ पर स्टैक देख रहे हैं, यानी इन जो सिक्के टाइप के थाइलाकॉइड्स हैं या फिर डिस्क जैसे थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर हैं, तो इसके हम जो एक स्टैक को, यानी कि बहुत सारे जब थाइलाकॉइड यहाँ पर हो जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे ग्रेनम। उसे हम बोलेंगे ग्रेनम। तो ग्रेनम हम सिंगुलर बोलेंगे, सिंगुलर मतलब कि ये एक स्टैक है और बहुत सारे यहाँ पर जो स्टैक हैं, बहुत सारे यहाँ पर स्टैक है, बहुत सारे स्टैक्स होते हैं, मतलब बहुत सारे जो थाइलाकॉइड्स हैं वो एक सिंगुलर ग्रेनम बनाएंगे और बहुत सारे ग्रेनम्स जो हैं वो ग्रेना बनाएंगे। तो ये जो आप बहुत सारे स्टैक्स देख रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे, इन सबको मिला करके हम बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे
ग्रेना। तो ग्रेना वर्ड क्या है? प्लूरल है। इसे आपको अच्छे से समझना है और इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो एक क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे होते हैं, 150 यहाँ पर क्या होते हैं? ग्रेनम होते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे? ग्रेना। और यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप जो जेली जैसा या फिर फ्लूइड जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो एरिया उसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा यहाँ पर आप बना लीजिए। तो यहाँ पर आपने काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पर अभी तक देख लिए। तो इस तरह से आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया। तो स्ट्रोमा में क्या होता है? यहाँ पर लाइट इंडिपेंडेंट यहाँ पर प्रोसेस होती है। लाइट इंडिपेंडेंट मतलब इसे लाइट से कोई भी मतलब नहीं होता। यहाँ पर लाइट जो है नहीं प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर क्या होता है? डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन, यहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। कुछ यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं रूबिस्को। तो यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रूबिस्को, और वो क्या करता है? एंजाइम वो CO2 को फिक्स करता है शुगर में। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि ये स्ट्रोमा क्या है कि एक जेली जैसा स्ट्रक्चर है, जेली जैसा यहाँ पर एक पार्ट है सेल का। और यहाँ पर क्या होता है कि डार्क रिएक्शन होती है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है। तो फोटोसिंथेसिस दो तरह की होती है, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट। तो लाइट इंडिपेंडेंट जो है, लाइट जिसको लाइट से कोई भी मतलब नहीं है, तो वहां पर स्ट्रोमा में होती है और इसे हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर केल्विन साइकिल होती है। केल्विन साइकिल यहाँ पर होती है। तो स्ट्रोमा में हम क्या बोल सकते हैं कि केल्विन साइकिल यहाँ पर होती है। और यहाँ पर ग्रेनम में हम क्या बोल सकते हैं? ग्रेनम में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर लाइट डिपेंडेंट यहाँ पर प्रोसेस होती है। लाइट डिपेंडेंट। तो यहाँ पर किस तरह की प्रोसेस होती है, किस तरह की फोटोसिंथेसिस होती है? लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस यहाँ पर होती है। और यहाँ पर बहुत सारे ये जो ग्रेनम है, ये ग्रेनम यहाँ पर क्या करते हैं कि लाइट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और ये क्या करते हैं? लाइट एब्जॉर्ब करके फिर ATP का प्रोडक्शन यहाँ पर बनाते हैं, ATP को बनाते हैं और साथ में एक और यहाँ पर चीज बनाते हैं, NADPH। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से हायर क्लासेस में समझना होगा कि NADPH क्या है, NADH क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में आप हायर क्लासेस में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ग्रेना को हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर क्या होती है? लाइट, यहाँ पर लाइट रिएक्शन यहाँ पर होती है। और यहीं पर क्या होता है कि ATP का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पर देख लिए। अब इससे ज्यादा पॉइंट्स हमारे यहाँ पर अभी सिलेबस में नहीं है, तो इतना डिटेल में हमें नहीं जानना। हमें बहुत ही एक बेसिक सा और वेल स्ट्रक्चर्ड यहाँ पर चीजें समझनी है जो हमारे सिलेबस में, सिलेबस के आसपास हो, जो सिलेबस से ज्यादा बाहर ना हो। सिलेबस से 5-10% चीजें हमें एक्स्ट्रा पढ़नी है अभी अपने क्लास 9th में, और क्लास 10th में हमें फिर 10th लेवल के हिसाब से फिर चीजें पढ़नी पड़ेगी। और 11th-12th में हमें फिर वहां पर हायर क्लासेस में जो भी चीजें हैं, हायर कॉन्सेप्ट्स हैं और क्रिटिकल जो भी सारी चीजें हैं, कठिन कठिन चीजें हैं, तो वहां पर हमें वहां पर उस तरह से पढ़ाई करनी होगी। सो इस तरह से आपने अभी क्लोरोप्लास्ट के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम कुछ और चीजें अपने चैप्टर में अच्छे से कुछ और टॉपिक्स यहाँ पर देखते हैं। तो हम अब एक लास्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में देखते हैं जिसका नाम है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के बारे में अच्छे से समझते हैं। तो राइबोसोम्स क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है। और ये कैसे सेल ऑर्गेनल है? ये मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है, मतलब यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो राइबोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है। ये काफी इंपॉर्टेंट और सबसे ये स्पेशल बात है, इसकी एक सबसे कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर पॉइंट है राइबोसोम्स के बारे में। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है कि मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है। ये कैसे ऑर्गेनल है? मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि राइबोसोम्स बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, यानी दोनों तरह के सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। बोथ यूकैरियोटिक एंड एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम्स आर फाउंड। हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था प्रोकैरियोटिक सेल्स जब हम पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हमने बोला था कि यहाँ पर सिर्फ एक सेल ऑर्गेनल यहाँ पर प्रेजेंट है और उसका नाम है राइबोसोम्स, जो कि मेम्ब्रेनलेस होते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझ लिया था राइबोसोम्स के बारे में पहले ही।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका काम क्या है। तो इसका काम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का ये सिंथेसिस करता है, मतलब कि प्रोटीन्स का ये फॉर्मेशन करता है। तो राइबोसोम्स के बारे में बहुत ही छोटी छोटी और बहुत ही अच्छी बातें हैं कि राइबोसोम्स मेम्ब्रेनलेस है और यहाँ पर ये दोनों तरह के सेल ऑर्गेनल्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह के सेल ऑर्गेनल्स में मिलता है। और यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन्स यहाँ पर बनती हैं। अब हम सेल डिवीजन के बारे में देखते हैं। तो सेल डिवीजन क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर नए नए सेल्स बनते रहते हैं। प्लांट्स में जो सेल डिवीजन का मतलब होता है कि वहां पर सेल जो है वो नए नए सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो पेरेंट सेल है उससे नए नए सेल्स बनते हैं, बहुत सारे सेल्स बनते हैं। तो हमारी बॉडी में भी सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस, दो तरह के यहाँ पर सेल डिवीजन होते हैं। तो उनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। तो माइटोसिस को हम समझते हैं। तो यहाँ पर सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो तरह के सेल डिवीजन यहाँ पर होते हैं। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर सेल डिवीजन अगर हम यहाँ पर एक चार्ट या फिर फ्लो डायग्राम के बारे में हम फ्लो डायग्राम्स यहाँ पर बनाएं तो यहाँ पर माइटोसिस की बात करते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस एंड मियोसिस दो तरह के यहाँ पर सेल डिवीजन होते हैं। तो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड। ऐसी प्रोसेस जिसमें नए नए सेल्स बनते हैं। और नए सेल्स का बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार जब हमारा कोई भी सेल ऑर्गेनल अच्छे से वर्क नहीं करता या फिर हमारे कोई भी टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि हमें नए सेल्स को बनाने पड़ते हैं। अगर नए सेल्स बनेंगे तभी हमारी जो स्किन है, जैसे कि अगर स्किन है, अगर कहीं पर कट फट गई, वहां पर नई स्किन बनाने के लिए भी वहां पर सेल्स चाहिए। तो अगर हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट अगर रप्चर हो गया, टिश्यूज वहां पर रप्चर हो गए, तो वहां पर नए सेल्स जो है वो बनते हैं और वहां पर क्या करते हैं कि नए सेल्स बनते हैं और उस चीज को ठीक करते हैं। नए सेल्स बनते हैं और उस चीज को ठीक करते हैं। तो इसलिए नए सेल्स का बनना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए कि माइटोसिस और मियोसिस यहाँ पर दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं। तो माइटोसिस की अगर हम बात करें, तो माइटोसिस को हम यहाँ पर समझते हैं। अगर हम यहाँ पर एक सेल बनाते हैं और यहाँ पर न्यूक्लियस बनाते हैं, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स हैं। जब ये डिवाइड करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो यहाँ पर सेल्स बनेंगे, यहाँ पर दो सेल्स बनेंगे और इन सेल्स में क्या होगा, यहाँ पर 46 यहाँ पर क्रोमोसोम्स होंगे। यहाँ पर कैसे कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 यहाँ पर सेम क्रोमोसोम्स होंगे, यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पर होंगे। तो माइटोसिस को हम इसीलिए क्या बोलते हैं, माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पर हम इसे बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स की संख्या है, क्रोमोसोम्स का नंबर है वो सेम रहेगा। यहाँ पर भी 46 है और यहाँ पर भी 46 है, इसलिए माइटोसिस क्या है, एक इक्वेशनल डिवीजन है। और मियोसिस क्या है कि ये किस तरह का सेल डिवीजन है, ये रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो मियोसिस क्या है, रिडक्शनल सेल डिवीजन है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं। अगर हम एक डायग्राम से समझें, ये हमने एक यहाँ पर सेल बनाया एक हमने यहाँ पर, और यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम्स अगर हम लेके चले तो यहाँ पर जब सेल डिवाइड करेगा, यहाँ पर सेल डिवीजन होगा, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर सेल्स बनेंगे, नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर सेल्स बनेंगे, 4 यहाँ पर सेल्स बनेंगे और यहाँ पर सभी में यहाँ पर कितने यहाँ पर क्रोमोसोम्स होंगे, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर होंगे। यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर हैं और इसके पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि माइटोसिस में क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम अगर पेरेंट में है तो उसमें कितना होगा, नए सेल्स में कितना होगा, 46 क्रोमोसोम ही रहेगा, यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम रहेगा। लेकिन मियोसिस में क्या होगा कि अगर पेरेंट के पास जो है तो 46 क्रोमोसोम अगर है तो यहाँ पर 23 मतलब कि यहाँ पर 4 सेल्स बनेंगे, नए सेल्स बनेंगे और उसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यहाँ पर 46 है तो यहाँ पर 46 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर तो 23 होना चाहिए और यहाँ पर भी 23 होना चाहिए। तो हमें उस लॉजिक से नहीं जाना है, क्योंकि इसके बीच में जो एरो लगा है ना,
तो इस एरो के बीच में ही सारा कुछ यहाँ पर प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर जो नए नए क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ पर बनते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे से हायर क्लासेस में समझ में आएगा कि ये क्यों यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है तो ये 46 ही है, और यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है तो ये 23 में क्यों कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स ही क्यों है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस के बारे में अच्छे से अभी तक समझ लिया। अब इसके बीच में हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखते हैं कि माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख के यहाँ पर आपको टेबल के फॉर्म में समझाते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम माइटोसिस और मियोसिस के बारे में कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर देख लेते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सेल डिवीजन के अंदर ये हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइटोसिस क्या है। तो माइटोसिस की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं माइटोसिस की। तो माइटोसिस में क्या होता है कि दो डॉटर सेल्स यहाँ पर बनती हैं, दो डॉटर सेल्स। तो डॉटर सेल्स क्या है, तो डॉटर सेल्स मतलब कि अगर ये हम सेल है, अगर इसे हम बोल रहे हैं पेरेंट सेल अगर हम इसे बोल रहे हैं तो यहाँ पर जो सेल्स यहाँ पर डिवाइड होकर नई सेल्स बनेंगी तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे डॉटर सेल्स। तो इन्हें हम बोलेंगे डॉटर सेल्स। तो इसे हम बोल रहे हैं पेरेंट सेल, और जो नई सेल्स बन रही हैं उसे हम बोलेंगे डॉटर सेल्स। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है कि यहाँ पर आपको ये पता करना है कि इसे हम डॉटर सेल्स क्यों बोल रहे हैं, इसे हम डॉटर ही क्यों बोल रहे हैं। इसको आप कमेंट सेक्शन में पता करके आप इसे बताइए। जोक सपाट। खैर, यहाँ पर देखिए कि माइटोसिस क्या होगा। माइटोसिस में यहाँ पर दो डॉटर सेल्स बनती हैं, और मियोसिस में अगर हम बात करें तो 4 डॉटर सेल्स यहाँ पर बनती हैं, 4 डॉटर सेल्स यहाँ पर बनती हैं। अगर हम एक डायग्राम से समझें तो ये हमने एक सेल बनाया, यहाँ पर हमने 4 सेल्स बना दी। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जो 4 यहाँ पर नई सेल्स बनी है इसे हम बोलेंगे डॉटर सेल्स। तो यहाँ पर मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स यहाँ पर बनती हैं। माइटोसिस की अगर हम बात करें तो इसे हम बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस की बात करें तो इसे हम बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। क्योंकि यहाँ पर जो अगर हम इस एग्जांपल से समझे तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, माइटोसिस में अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं पेरेंट सेल में, तो यहाँ पर भी 46 होंगे, और यहाँ पर भी डॉटर सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस की अगर हम बात करें बच्चों, तो मियोसिस में 46 क्रोमोसोम्स अगर पेरेंट सेल में हैं, अगर 46 क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में हैं, तो डॉटर सेल्स में कितने होंगे, 23। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स की संख्या है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो इस तरह से आपने यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर समझ लिए। तीसरा पॉइंट भी रिलेटेड ही है कि डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। सेम क्रोमोसोम्स, तो माइटोसिस में क्या होता है कि सेम क्रोमोसोम्स हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उनकी संख्या सेम है। और मियोसिस में क्या है कि डॉटर सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इस चीज को यहाँ पर आपको याद रखना है कि मियोसिस में क्रोमोसोम्स जो है वो घट जाते हैं। माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस जो सेल डिवीजन है वो कब होगा, जब सेल को ग्रोथ करनी है, हमारी बॉडी को जब भी ग्रोथ करनी है, रिपेयर करना है ऑफ इंजर्ड या फिर रप्चर्ड टिश्यू। तो कोई भी टूटे फूटे सेल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, या फिर कोई भी इंजर्ड जो पार्ट है बॉडी का, अगर वहां पर हमें सेल डिवाइड करना है तो वहां पर किस तरह का सेल डिवीजन होगा, वहां पर नई सेल्स अगर बनानी है तो वहां पर माइटोसिस होगा। और अगर हमें कहीं पर भी मियोसिस में क्या होगा कि गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। अगर हमें गैमीट्स बनाने हैं, गैमीट्स क्या है भैया, तो गैमीट्स क्या है, गैमीट्स एक तरह के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जैसे कि स्पर्म हो गया, ओवम हो गया। तो इस तरह के जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उन्हें हम बोलेंगे गैमीट्स। तो गैमीट्स मतलब कि ऐसे सेल्स जिन्हें हम बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन में काम आए, उसे हम बोलेंगे गैमीट्स। और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड मतलब कि एन, इसे हम एन से डिनोट करते हैं। सिंगल क्रोमोसोम्स यहाँ पर होते हैं, सिंगल यहाँ पर एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और डिप्लॉइड की अगर बात करें तो वहां पर उसे हम डिनोट करेंगे 2n। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि गैमीट्स क्या है। गैमीट्स आर आल्सो कॉल्ड सेक्स सेल्स, तो इसे हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर
जो हैप्लॉइड गैमीट्स हैं वो क्या करके रिप्रोडक्शन करके डिप्लॉइड यहाँ पर सेल्स बनाएंगे। तो गैमीट्स के बारे में आपको हायर क्लासेस में और अच्छे से, खास तौर पर आपको क्लास 10th में, इसलिए आपको क्लास 10th में और अच्छे से समझ में आएगा कि गैमीट्स क्या है। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से समझा कि माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। विथ डायग्राम आपने यहाँ पर समझा कि माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। सो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखते भी नहीं हैं, आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छे से हमने धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अगर आपको कोई भी इस लेक्चर से डाउट है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया कोई भी पार्ट, तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखिए। हम उसका रिप्लाई बहुत जल्दी देते हैं, बहुत फास्ट रिप्लाई देते हैं, क्योंकि आप हमारे टॉप प्रायोरिटी में हैं, तो हम फास्ट रिप्लाई देते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं हम, और हम नई नई वीडियोस जो है वो नए नए चैप्टर्स जो है वो लाते रहते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी पार्ट्स हमारे रह गए हैं उसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।